का स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासरूम में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम दोस्तों बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले हम लोग प्राचीन कालीन सभ्यता में पाषाण काल की और ताम्र पाषाण काल की बात दोस्तों कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक पड़ा हुआ, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की आज हम विस्तार से दोस्तों चर्चा करेंगे, जिसमें स्टार्ट से लेकर के अंत तक जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन हैं उनको हम बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी लोगों के लिए ये थोड़ा टफ टॉपिक है, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से पढ़ोगे दोस्तों, अगर इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लोगे दोस्तों तो आसानी से पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में दोस्तों आते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसको हम स्टार्ट से कहानी की तरीके से दोस्तों याद करेंगे, जिससे कि याद हो जाए। यहाँ पर दोस्तों हमने चित्रों के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपका टॉपिक छूटे ना और आपको कहानी वाइज आसानी से याद हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, आप दोस्तों बिलीव नहीं करेंगे कि देखा जाए जब आज के समय में जितनी भी सुविधाएं हमको उपलब्ध हैं, जैसे आज हमारे पास में मोबाइल है, ट्रेन है, हवाई जहाज़ है और एक नगर व्यवस्था है, अच्छे अच्छे नगर हैं, नगर में व्यवस्थाएं अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। उसी प्रकार से आप ऐसे कल्पना कर सकते हो दोस्तों कि आज से लगभग ये मान लीजिए 5000 वर्ष पहले, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले अगर आपको बता दिया जाए कि इतनी अच्छी सभ्यता, यानी जितनी अच्छी सभ्यता, जितनी सुविधाएं आज उपस्थित हैं हम लोगों के पास में, उतनी सुविधाएं आज से 5000 वर्ष पहले हमारे पास में थी, अगर ये कह दिया जाए तो आश्चर्यचकित करने वाली एक बात हो जाएगी दोस्तों। लेकिन ये सत्य है दोस्तों। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2500 वर्ष पहले, यानी 2500 वर्ष पहले ऐसी सभ्यता दोस्तों देखने के लिए मिली है, जहाँ पर एक नगर व्यवस्था थी और हर प्रकार की सुविधाएं दोस्तों वहाँ पर उपलब्ध थी। आपने मोहनजोदड़ो दोस्तों मूवी देखी होगी, उसमें देखा होगा किस प्रकार से नगर व्यवस्थाएं थी और उन नगरों में हर प्रकार की दोस्तों सुविधाएं थी। तो आज हम इसी व्यवस्थाओं के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी सिंधु घाटी सभ्यता में, किस प्रकार के लोग वहाँ पर निवास करते थे, कैसी वहाँ की जो मुद्राएं कैसी थी, वहाँ के आभूषण कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे थे, इसकी खोज कैसे हुई, इन सब के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में और देखते हैं दोस्तों अंत तक क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे स्टार्ट दोस्तों कहाँ से होती है। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ, एक ब्रिटिश यात्री थे दोस्तों, ब्रिटिश यात्री चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा स्थलों को देखा। तो दोस्तों सबसे पहले 1826, याद रखना 1826 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। सॉरी दोस्तों, तो ये चार्ल्स जो मैसन थे दोस्तों, ये क्या थे, ये एक यात्री थे और ये एक लेखक थे। चार्ल्स मैसन एक यात्रा करते थे और वहाँ की यात्रा करने के पश्चात में अपने लेखों में दोस्तों लिखते थे, और उस समय यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो चार्ल्स मैसन यहाँ एक बार आए थे, उन्होंने देखा 1826 में जब आए यहाँ पर देखा उन्होंने, तो उन्होंने हड़प्पा कालीन स्थलों को देखा, काफ़ी ऊंचे ऊंचे टीलों को देखा। तब उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई पुराने जो राजमहल के अवशेष, ये जो खंडहर हैं वो क्या है, किसी पुराने राजमहल के दोस्तों अवशेष हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1842 ईस्वी में क्या किया दोस्तों, 1842 ईस्वी में क्या किया, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, नैरेटिव ऑफ जर्नीज, नैरेटिव ऑफ दोस्तों जर्नीज। उन्होंने क्या किया, भारत में जो भी यात्राएं की थी वहाँ का उन्होंने उसमें वर्णन कर दिया। तो उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो टीले हैं वो इनके बारे में, किस प्रकार के टीले थे उनके बारे में इन्होंने अपनी किताब नैरेटिव ऑफ जर्नीज में दोस्तों व्याख्यान किया, डिस्क्राइब किया है। तो एक चीज़ ये दोस्तों याद रखना कि सबसे पहले ब्रिटिश यात्री कौन थे, चार्ल्स मैसन ने। उन्होंने क्या किया था, हड़प्पा स्थल को देखा था दोस्तों, देखा था और अनुमान लगाया था। वो कौन थे, वो दोस्तों क्या थे, एक कवि थे, एक लेखक थे। अब दोस्तों क्या हुआ उसके पश्चात में गया और बीते बीते क्या हुआ, और ये बुक का दिखाया भी गया है, बुक का दोस्तों ये है, बुक है नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इसको हमने दिखा दिया जैसे कि आपको
थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, तो नैरेटिव ऑफ जर्नीज किसने लिखा है दोस्तों? ये लिखा चार्ल्स मैसन ने। इसके पश्चात में क्या हुआ दोस्तों? 1831 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1831 ईस्वी में जो ब्रिटिश कर्नल थे, एक कर्नल आए यहाँ पर जिनका नाम था अलेक्जेंडर बर्न। याद रखना दोस्तों, ये एक बहुत ही खुखार टाइप के कर्नल थे, अलेक्जेंडर बर्न, है ना। ये काफ़ी क्रूरता इनमें भरी हुई थी और ये लोगों के साथ में अभद्र व्यवहार करते थे। वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले सभी राजाओं को तो उन्होंने धूल चटा दी थी, लेकिन वो मिलने आए महाराजा रंजीत सिंह के, क्योंकि उस समय जो पंजाब के राजा थे महाराजा रंजीत सिंह दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली थे। वो किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के अधीन नहीं होना चाहते थे, इसीलिए कर्नल अलेक्जेंडर बर्न आए महाराज के पास में मिलने के लिए। जब आए तो इनकी बात तो दोस्तों बाद में करते हैं अलेक्जेंडर बर्न की। ये जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में देखा दोस्तों, रास्ते में देखा कि ये ऊंचे ऊंचे ये जो टीले हैं, उन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो टीले हैं इनकी अगर खुदाई की जाए तो अवश्य ही यहाँ पर कोई ना कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा, यानी यहाँ पर कोई राजमहल के अवशेष हैं, यहाँ पर की जो बहुत पुराने राजा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हो सकता है महात्मा बुद्ध के समकालीन कोई राजा के ये महल हों। तो ये दोस्तों किन्होंने कहा? ये कहा कर्नल अलेक्जेंडर बर्न। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने देखा, उसके पश्चात में 1831 में किसने देखा? अलेक्जेंडर बर्न ने अनुमान लगाया दोस्तों। अब दोस्तों क्या हुआ इसके पश्चात में दोस्तों? सन 1856 ईस्वी में, तो याद रखना दोस्तों 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजी शासन था। तो उस समय क्या हुआ दोस्तों? ये दो बंधु थे जिनका नाम था जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। दो लोग थे, इनकी निगरानी में क्या रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी दोस्तों? कहाँ से? कराची से लाहौर। कराची से लाहौर दोस्त रेलवे लाइन की पटरी बिछाई जा रही थी। उसी समय कुछ जो मजदूर थे, काम करने वाले व्यक्ति थे, जब वहाँ पर कुछ ईंटों की ज़रूरत पड़ी, रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही तो वहाँ पर कुछ ईंटों की आवश्यकता पड़ी। वो ईंट लेने के लिए उन्होंने कहा कि साहब हम पास के एक खंडार है वहाँ से ईंटें ले आएँ। तो वहाँ वो मजदूर गए और कुछ ईंटें वहाँ से ले आए। जैसे ही वो ईंटें लेकर आए तो यह उसके पश्चात में जो जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ने देखा तो उनको कुछ आभास हुआ कि ये अभी इस ज़माने की, इस समय की तो ये ईंटें हैं नहीं। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये ज़रूर ही किसी बहुत पुराने राजमहल के अवशेष हैं दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, वो अपना काम करते रहे। लेकिन क्या हुआ, जब अलेक्जेंडर कनिंघम जबकि जब 1853 से 56 तक उन्होंने क्या किया, यात्रा की और अनेक प्राचीन जो सभ्यता के दबे हुए होने की संभावना व्यक्त की। यानी उस समय जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनको जब यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज करने के लिए बुलाया गया तो सबसे पहले उन्होंने हर स्थान पर जा कर के दोस्तों पता लगाया कि कहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि उस समय बहुत से राजा ऐसे थे जिनके जो राजमहल थे खंडहर बन चुके थे। तो उन्होंने इस चीज़ की खोज की और उसके पश्चात में ही लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में 1861 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की दोस्तों स्थापना भी की गई। तो 1861 में स्थापना की गई और इसके जो अधिकारी बनाए गए, मेन अधिकारी बनाए गए दोस्तों, वो बनाए गए थे दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। इसीलिए दोस्तों इनको अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का दोस्तों जनक भी कहा जाता है। दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहे जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। और पुरातात्विक जो खोजों के जनक कहे जाते हैं वो दोस्तों कहे जाते हैं रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो अभी उनकी भी बात होगी। सबसे पहले इतना समझ लीजिए दोस्तों, जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखा, इन तत्वों को देखा, तो जब 1853 और 56 तक क्या किया उन्होंने, इन चीज़ों को देखा तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूर ही कुछ प्राचीन सभ्यता के दबे हुए अवशेष हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1875 ईस्वी में, याद रखना दोस्तों 1875 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, पुरातात्विक सर्वेक्षण की हैसियत से, क्योंकि उस समय पुरातात्विक विभाग बन चुका था और पल्लवरम और तमिलनाडु का एक और स्थान था अतिरमपक्कम, काफ़ी स्थानों से दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हो चुके थे। तो वो जो साक्ष्य थे दोस्तों वो पाषाणकालीन साक्ष्य थे।
अब यहाँ पर क्या किया, 1875 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, एक भारत सरकार को एक रिपोर्ट भेजी दोस्तों, जिसमें उन्होंने बताया, उनको अभी पूरी कंफर्म नहीं था, उन्होंने अनुमान लगाया था कि यहाँ महात्मा बुद्ध के ज़माने के या फिर इंडो बैक्टीरियन जो शासक थे, जो इंडो बैक्टीरियन जो शासक थे उनके ज़माने की कुछ बस्ती होगी। उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये हो सकता है कोई बस्ती हो। तो उन्होंने उसके पश्चात में दोस्तों तो ये 1875 ईस्वी में दोस्तों ये जो कनिंघम जी थे, इन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव भेजा भारत सरकार को। और उसके पश्चात में दोस्तों जॉन मार्शल एवं उनके सहयोगी थे 1920 ईस्वी में। याद रखना देखो, 1920 ईस्वी में जॉन मार्शल के जो सहयोगी थे कौन से थे, 20वीं जो दशक में क्या थे, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, और अगले ही वर्ष यानी 1922 में राखाल मोहनजोदाड़ो को खोजा गया दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि जॉर्ज मार्शल की जो अध्यक्षता में ही दो व्यक्ति थे, एक थे भारतीय जो व्यक्ति थे दयाराम साहनी जी, और दूसरे जो थे राखालदास बनर्जी। इन्होंने क्या किया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दोस्तों खोज की। तो ये दोनों नगर बहुत ही, यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, फिगर के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहा है कि ये हैं जॉन मार्शल दोस्तों, जो कि उस समय अधिकारी थे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के, और ये है आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी दोस्तों, और ये दयाराम साहनी जी की, जिनकी एक फ़ोटो यहाँ पर है। और इन लोगों के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, हड़प्पा और उसके आसपास के स्थलों की दोस्तों खोज की गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसमें देखो बताया गया है पुरातात्विक विभाग के संचालन के रूप में कौन काम कर रहे थे। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों कि किस प्रकार से जो हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज की दोस्तों नींव रखी गई। तो सबसे पहले जॉन जो मार्शल जी के अध्यक्षता में कौन कौन से दोस्तों, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। इसके अतिरिक्त काफ़ी जो पुरातात्विक विभाग के जो सदस्य थे, जिन्होंने क्या किया था दोस्तों, हड़प्पा तथा उसके और अवशेषों की खोज की थी। तो अब दोस्तों कैसे इनको प्राप्त किया गया, तो अगर हम देखेंगे ये जो हिस्सा है दोस्तों प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा है, यानी आग ऐतिहासिक काल, इसे कहा गया है प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री दोस्तों क्या, इससे पहले बात की जा चुकी है दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल की, यहाँ पर आदि ऐतिहासिक, यानी कहने का आशय इस समय दोस्तों क्या था, केवल 2 ही 3 साझे थे। सबसे पहले क्या कि अगर हम 3 चीज़ों से ही क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। यानी किसी चीज़ का अगर हमें अध्ययन करना है, जानकारी करनी है, ये कितने वर्ष पुराना है, क्या है, तो हम क्या करेंगे, 3 प्रकार से उसको हम जानकारी कर सकते हैं दोस्तों। पहले जो प्रकार है दोस्तों वो है क्या, पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से हम जानकारी कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु कितने वर्ष पुरानी है। दूसरा क्या है, जो लेख अभिलेख, यानी उस समय के अगर जो लेख अभिलेख हमें मिलते हैं उनसे भी जानकारी हो जाती है। तीसरा क्या है, जो साहित्यिक लेख हुए, इनसे भी जानकारी हो जाती है। किसी दूसरे ने अगर उस चीज़ के बारे में लिखा तो भी हमें जानकारी हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों उस समय लेख और जो साहित्यिक लेख और जो लेख तो मिले, लेकिन इन अभी साहित्यिक लेखों को भी पढ़ा नहीं जा सका दोस्तों। ये इन लेखों को अभी पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि दोस्तों ये जो लेख मिले थे वो भाव चित्रात्मक, यानी चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया था। चित्रों के माध्यम से दोस्तों, उस समय की जो लिपि थी वो दोस्तों कोई अक्षर नहीं थी, वो चित्र थे। तो जो चित्र थे दोस्तों, तो अभी तक उन चित्रों को समझने में जो विद्वान है वो नाकाम रहे हैं। मेन दोस्तों क्या है, पुरातात्विक खुदाई। अब वहाँ पर पुरातात्विक जो खुदाई हुई तो वहाँ से बहुत से अवशेष दोस्तों प्राप्त हुए। ये अवशेष कितने थे दोस्तों, 400 से 500, लगभग 400 से 500, यानी इससे अधिक भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए हैं। ये जो लिपि थी वहाँ की भाव चित्रात्मक थी, इसे अभी तक किसी ने कोई नहीं पढ़ पाया दोस्तों, और अधिकांश केवल अनुमान ही लगाया जाता है। अवशेष कितने थे दोस्तों, अगर पुरातात्विक खुदाई की बात की जाए तो 400 से 500 तक पुरातात्विक दोस्तों साक्ष्य थे। इसमें क्या था दोस्तों, अधिकांश मोहरें थी,
मृदभांड थे दोस्तों, मनके थे और ईंट थी। तो ये 4 चीज़ें मिली अधिकतर वहाँ से। तो जो मोहरें थी दोस्तों उस समय सैल खड़ी की मोहरें बनाई जाती थी। किस चीज़ की? सैल खड़ी, एक विशेष टाइप का दोस्तों पत्थर था सैल खड़ी, मिट्टी या पत्थर के टाइप की थी दोस्तों, उनसे मोहरें बनती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि काफ़ी बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो मोहर होती थी उस समय की, हड़प्पा काल की दोस्तों मोहरें किस चीज़ की बनी हुई हैं? तो दोस्तों वो बनी हुई है सैल खड़ी, याद रखना। मृदभांड दोस्तों क्या होता है? तो मृदभांड होते उस समय जो मटके बनाए जाते थे, जो मटके होते थे दोस्तों वो उनको मृदभांड बोला जाता था। मनके क्या है दोस्तों? तो उस समय जो मनके होते थे, मनके मीन्स आभूषण, यानी आभूषणों को मनके बोला गया है दोस्तों। ईंट, ईंट क्या है दोस्तों? उस समय आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, ईसा मसीह के लगभग 2500 वर्ष पहले दोस्तों ईंटों का प्रयोग किया था, पक्की ईंटों का प्रयोग दोस्तों किया जाता था। तो ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली चीज़ है दोस्तों, जिसमें आज से देखा जाए तो 5000 वर्ष पहले भी पक्की ईंटों का दोस्तों प्रयोग किया जाता था और लोग पक्के ईंटों के घर। और दोस्तों चित्र मिले हैं, जो अधिकांश जो चित्र मिले हैं दोस्तों अंग्रेजी के यू अक्षर के मिले हुए हैं दोस्तों, और उनमें जो चित्र हैं अधिकांश वो मछली के हैं दोस्तों। अक्षर कौन सा बना हुआ है दोस्तों? यू अक्षर बना हुआ है और मछली के अधिकांश चित्र बने हुए हैं। तो ये भी दोस्तों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, किस प्रकार के अक्षर मिले, कौन से आकार के अक्षर मिले? तो यू आकार के अक्षर मिले हुए हैं और उसमें अधिकांश चित्र हैं दोस्तों किस चीज़ के हैं? मछली के हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेंगे लिपि की, कि उस समय जो लिपि यूज की जा रही थी, लोग जो लिखने में जो लिपि यूज कर रहे थे वो कौन सी लिपि थी? जिस प्रकार से अभी देवनागरी लिपि हम जो लिखते हैं पढ़ते हैं, कौन सी देवनागरी लिपि है? तो उस समय कौन सी लिपि चल रही थी? तो उस समय जो लिपि चल रही थी दोस्तों वो चल रही थी, 2 लिपियाँ थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि वो 2 जो लिपियाँ थी दोस्तों वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, और कुछ विद्वानों का मानना है कि वो जो लिपि है दोस्तों दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन अभी तक ये कोई सिद्ध नहीं कर पाया है कि कौन सा इसमें सही है, यानी ये सही है या फिर ये सही है। तो इन दोनों को, क्योंकि अभी कोई भी नहीं सही है, इसीलिए हम क्या करते हैं, यानी इसीलिए विद्वान दोनों को मानते हैं। तो दोनों को मानते हैं, जो दोनों को जो मानने वाली ये जो शैली है, इस शैली को कहा था ब्रुस्टोफेदन शैली। क्या दोस्तों कहा जाता है? ब्रुस्टोफेदन शैली। तो ये एग्जाम में काफ़ी आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो इस लिपि का जो यूज किया गया है दोस्तों वो कौन सी लिपि है? हड़प्पा कालीन जो लिपि है दोस्तों वो ब्रुस्टोफेदन शैली है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, मछली के आकार के और आकार यू था, मछली के चित्र दोस्तों अधिकांश मिले हुए हैं, और जो लिपि यूज की जाती थी दोस्तों वो कौन सी थी? वो ब्रुस्टोफेदन शैली थी दोस्तों। उस समय की समकालीन की जो नदी घाटी थी, यानी कौन कौन सी, क्या हड़प्पा ही केवल चल रही थी या फिर और भी सभ्यताएं आसपास चल रही थी? तो उसमें दोस्तों जो सबसे पुरानी सभ्यता थी दोस्तों वो चल रही थी दजला और फरात। ये 2 नदियां हैं दोस्तों, कहाँ पर है? ये इराक में है। याद रखना दोस्तों, इराक में 2 नदियां बह रही थी, दजला और फरात, और इन्हीं की घाटी में दोस्तों एक सभ्यता चल रही थी, मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, मेसोपोटामिया या फिर सुमेरियन की सभ्यता, ये सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे दोस्तों ये पुरानी सभ्यता है। और लेकिन ये दोस्तों जो सभ्यता थी वो थी ग्रामीण, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन जो हड़प्पा में अवशेष मिले हुए दोस्तों, यहाँ से सिद्ध होता है यहाँ जो सभ्यता चल रही थी दोस्तों, ये दोस्तों कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। और चीन की सभ्यता दोस्तों चल रही थी। चीन की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थे? तो एक नदी दोस्तों वहाँ पर बहती, हुआंगो नदी, जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है दोस्तों, चीन का शोक भी कहा जाता है हुआंगो नदी को। तो ये इसकी घाटी में जो भी सभ्यता पाई जाती है, पाई गई है दोस्तों, वो चीन की सभ्यता कहलाई। सिंधु घाटी, भारत में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के जो घाटी में जितनी भी सभ्यताएं पाई गई दोस्तों उसको हम कहेंगे हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले जो खोजा गया जो स्थान था दोस्तों वो था हड़प्पा, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। तो ये तीनों चीज़ें याद रखेंगी दोस्तों, कि नदी चीन में जो चल रही थी वो कौन सी नदी के किनारे थे? होंगो नदी, चीन की सभ्यता, सिंधु नदी हड़प्पा, और दजला और फरात जो नदियाँ थी इराक में, वहाँ पर सबसे पुरानी सभ्यता चल रही थी। कौन सी सभ्यता दोस्तों? मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर सुमेरियन सभ्यता। और अगर बात करेंगे दोस्तों
मिस्र में, तो मिस्र में दोस्तों नदी थी नील नदी। नील नदी की घाटी में जो दोस्तों चल रही थी सभ्यता, वो चल रही थी मिस्र की सभ्यता। तो ये 4 ही दोस्तों प्रचलित थी। अब देख लेंगे दोस्तों नामकरण, यानी नामकरण के संबंध में भी काफ़ी विद्वानों में मतभेद है और एग्जाम में क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आपको दोस्तों इसको भी ध्यान रखना है। तो नामकरण के बारे में सबसे पहले देख लेंगे। पहले हमने लिपि का वर्णन किया, लिपि के बाद में हमने दोस्तों देखा नामकरण। पहले लिपि और उसके पश्चात में नामकरण। तो नामकरण में देखेंगे दोस्तों, कुछ लोग हड़प्पा, इसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो अधिकतर 4 सभ्यताओं का नाम दोस्तों एक ही सभ्यता में आता है। तो चारों को हम देख लेंगे, क्यों कहा गया और कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। तो देखेंगे सबसे पहले दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि यहाँ पर क्या दोस्तों सर्वप्रथम खोजा गया जो स्थान था वो हड़प्पा था। सबसे पहले जो खोजा गया स्थान था दोस्तों हड़प्पा था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कहा गया। सिंधु सरस्वती क्यों बोला गया दोस्तों, क्योंकि लगभग जो है जो जितने भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी उस समय के जो स्थल खोजे गए, वो सभी स्थल सिंधु और सरस्वती नदी के बीच में थे दोस्तों। लगभग 80% जो मिले हुए हैं, 80% लगभग जो स्थल मिले हुए हैं पुरातात्विक, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हुए हैं, तो 80% दोस्तों जो स्थल हैं वो सिंधु सरस्वती नदी के आसपास हैं घाटी में, इसीलिए लोग इसे नाम दे दिए सिंधु सरस्वती नदी। तो ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों। और सिंधु घाटी क्या है दोस्तों, तो नदी के आसपास के क्षेत्र को, जितने भी जो नदी है नदी के आसपास के क्षेत्र को घाटी बोला जाता है। तो जब घाटी में सारे स्थल जो घाटी में मिले, अधिकतर घाटी में मिले, इसीलिए उसे कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। कांस्य युगीन दोस्तों इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय कांसा और टीन को मिला करके दोस्तों तांबा और टीन को मिला करके एक धातु यूज की गई कांसा। यहाँ पर दिया दोस्तों, जो तांबा था सबसे पहले तांबे का यूज करना प्रारंभ हुआ था दोस्तों, सबसे पहले तांबा, और तांबा में दोस्तों उसके पश्चात में टीन मिला दिया गया। जब टीन को मिलाया गया तो वह धातु बन गई दोस्तों कांसा। अब इसमें क्या हुआ, अधिकतर जो हड़प्पा लोग थे, हड़प्पा के लोग थे, वो कांस्य का दोस्तों यूज करते थे, कांसा का यूज करते थे, इसीलिए इस युग को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। तो ये चारों का नाम दोस्तों क्लियर हो गया कि सिंधु घाटी क्यों कहा गया, सिंधु सरस्वती क्यों कहा गया, हड़प्पा सभ्यता का क्या कहा गया। लेकिन सबसे जो उपयुक्त दोस्तों नाम है, वो अधिकतर जो नाम फेमस है दोस्तों, वो कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों फेमस है। क्यों, क्योंकि हड़प्पा एक ऐसा स्थल था जिसकी खोज सर्वप्रथम हुई थी दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम चित्रों के माध्यम से भी देख लेते हैं, जिससे कि हमको थोड़ा और अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सरस्वती नदी, ये सरस्वती नदी दोस्तों कहाँ पर बहती थी, ये बहती थी तो राजस्थान में। तो सबसे ऊपर देखिए दोस्तों चंडीगढ़, पंजाब इधर पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से चंडीगढ़ से ये दोस्तों सरस्वती नदी पहले बहती थी, अब क्या हो गई दोस्तों, विलुप्त हो गई है। तो यहाँ इसके पास में भगवानपुरा, यहाँ पर भी पुरातात्विक साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए। इसके पश्चात में यहाँ बनावली देखिए, सरस्वती नदी ये है, और सरस्वती नदी के किनारे ही सारे स्थान लगभग पाए गए हैं। कितने परसेंट दोस्तों, 80% स्थान पाए गए हैं सरस्वती नदी के किनारे दोस्तों। तो यहाँ भगवानपुरा, बनावली, कालीबंगन, ये दोस्तों राजस्थान के स्थान है। राजस्थान में ये सभी स्थान हैं। झूखर जाकर, मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला, जैसलमेर राजस्थान, कच्छकरण, चहूदड़ो, बालाकोट, ये सभी स्थान कहाँ पर हैं दोस्तों, सरस्वती नदी के आसपास है, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती नाम भी दिया गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरे चित्र में हमने बताया दोस्तों सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी का भी यहाँ पर हमने दर्शा दिया है। अब सिंधु नदी दोस्तों यहाँ भारत के, यहाँ देखो गिलगित से होते हुए दोस्तों बह रही है, और यहाँ पर पड़ता है दोस्तों काबुल, यहाँ पर पेशावर, और ये इस्लामाबाद दोस्तों, इस्लामाबाद। और यहीं पर दोस्तों सतलज नदी है, ये हमारा ये क्या है, बलूचिस्तान दोस्तों। यहाँ से ये क्या है, अंतिम छोर है यहाँ पर बलूचिस्तान दोस्तों, ये क्या है, अंतिम छोर। यहाँ पर जो है ये पश्चिमी छोर है। तो ये देख लीजिए, ये कौन सी सिंधु नदी है, और इसके आसपास क्षेत्र सभी क्षेत्रों में लगभग पंजाब में और यहाँ इधर और बलूचिस्तान में ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष दोस्तों मिले हुए हैं।
अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों काल निर्धारण। तो काल निर्धारण किस प्रकार, तो दोस्तों देखेंगे काल निर्धारण में जो विद्वान हैं उन्होंने कौन कौन सा काल अपने अनुसार दोस्तों बताया है उसको हम देख लेंगे। तो इसमें जितने भी विद्वान हैं अपने हिसाब से काल का निर्धारण किए, हड़प्पा काल का निर्धारण किए, उसको हम देख लेंगे दोस्तों। काल निर्धारण संबंधी प्रमुख जो मत हैं वो कौन कौन से विद्वान के हैं और क्या क्या उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पर काल निर्धारण हमने लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे काल निर्धारण के जो विद्वान हैं। तो देखा जाए 3500 से लेकर 2500 तक, 3500 से लेकर 2500 तक माधव स्वरूप वत्स ने बताया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित हुई उसके जो अवशेषों के अनुसार उन्होंने बताया कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व के बीच में जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का विकास दोस्तों हुआ। दूसरे विद्वान आए जो जॉन मार्शल थे। ये क्या है, इन्होंने सर्वप्रथम काल का निर्धारण किया था जॉन मार्शल ने, और इन्होंने ही हड़प्पा की दोस्तों खोज की थी। इनकी अध्यक्षता में ही दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी और अर्नेस्ट मैके काफ़ी लोगों ने क्या किया था, हड़प्पा के आसपास के क्षेत्रों की दोस्तों खुदाई करके अवशेष प्राप्त किए थे। तो जॉन मार्शल इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के बीच का काल दोस्तों रहा है हड़प्पा काल का। तो ये किसने बताया दोस्तों, जॉन मार्शल ने बताया। इसके पश्चात में अब ये देखेंगे सबसे उपयुक्त किसने बताया और क्या सर्वमान्य है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे 3200 से लेकर के 2750 तक आर के मुखर्जी ने बताया कि ये काल हड़प्पा काल का सर्वाधिक उपयुक्त काल है। और 2500 से लेकर 1500 यानी ये मार्टिमर विलर और स्टुअर्ट पिगट ये दो विद्वान थे, इन्होंने बताया कि ये जो काल है दोस्तों, इन्होंने शुरुआत से लेकर के अंत तक इन्होंने बता दिया कि भाई 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। 2300 से लेकर के 1750 तक ये कहा धर्मपाल अग्रवाल ने, यानी डीपी अग्रवाल ने बताया। किस आधार पर बताया, इन्होंने कार्बन 14 पद्धति पर आधारित इन्होंने बताया कि ऐसा है 2300 से लेकर के 1750 का जो काल माना जाता है वो दोस्तों माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का विकास। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी में विद्वानों ने इसे ही स्वीकार किया है। तो 2300 से लेकर के दोस्तों यहाँ 1750 ईसा पूर्व ही दोस्तों माना गया है ये हड़प्पा सभ्यता का विकास। और इसको जब हम थोड़ा इधर उधर बढ़ाते हैं तब इसमें थोड़ा सा सुधार करने के पश्चात में जब जॉन मार्शल ने इसकी जो सर्वमान्य तिथि बताई दोस्तों, वो बताई 2500 से लेकर 1750। 2500 से 1750 जब इसमें सुधार किया गया तो इसकी सर्वमान्य जो तिथि रखी गई दोस्तों, वो रखी गई 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता के विकास को माना गया दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या है, वो है विस्तार, यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार दोस्तों कहाँ से कहाँ तक था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों और अधिकतर ये पूछा भी जाता है, कहाँ से कहाँ तक दोस्तों इसका विस्तार है। तो हम भी इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो वो क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको अच्छी तरीके से हम दोस्तों पढ़ लेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों विस्तार, और ये दोस्तों वीडियो बड़ा भी हो रहा है और क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझना भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए लगभग 2 पार्टों में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता 2 पार्ट में हड़प्पा सभ्यता को पढ़ाएंगे। और उसके पश्चात में इसके MCQ टाइप जो भी क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में आते हैं सारे क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। और अगर ये दोस्तों आप वीडियो 2 या 3 बार देख लेते हैं, अगर देखते नहीं सुन भी लेते हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, आपको अच्छी तरीके से दोस्तों याद हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। अब क्या हुआ दोस्तों, हम पढ़ लेंगे दोस्तों विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो अभी तक जो हड़प्पा सभ्यता के लगभग कितने 1500 स्थल, यहाँ पर कितने दोस्तों 1500 स्थल दोस्तों खोजे जा चुके हैं। कितने दोस्तों 1500 स्थल दोस्तों खोजे जा चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता की दोस्तों समकालीन थी। ये जो सभ्यता थी दोस्तों क्या थी, वो समकालीन थी। किसके समकालीन थी, वो हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। अब ये विकसित दोस्तों कहाँ से कहाँ तक थी ये भी देख लेंगे दोस्तों।
तो ये हम चित्रों के माध्यम से दोस्तों बताए हैं। ये देखिए सबसे ऊपर जो नदी दोस्तों चेनाब नदी है, यहाँ पर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये दोस्तों इस प्रकार से देख लीजिए। तो ये कौन सा हिस्सा है दोस्तों, ये है उत्तर, भारत का उत्तर है, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है दोस्तों पश्चिम। तो ये है पश्चिम दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों उत्तर में दोस्तों ये लगभग 1400 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण में इसकी जो दोस्तों लंबाई है दोस्तों वो है 1400 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 1400 किलोमीटर। याद रखना दोस्तों 1400 किलोमीटर की रेंज में हड़प्पा कालीन स्थल दोस्तों मिले हुए हैं। और अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करेंगे, पूरब से पश्चिम की बात करेंगे तो लगभग 1600 किलोमीटर की रेंज में दोस्तों ये सभ्यता फैली हुई है। अब सबसे अगर उत्तर साइड में देखेंगे तो सबसे उत्तर साइड में जम्मू कश्मीर पड़ता है। जम्मू कश्मीर में एक स्थान है दोस्तों जो अखनूर जिला है। कौन सा जिला, जिला अखनूर दोस्तों पड़ता है मांडा। क्या पड़ता है, मांडा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों पड़ता है मांडा। कौन सा जिला है, जिला है अखनूर। और इधर देखेंगे महाराष्ट्र में दोस्तों पड़ता है, गोदावरी नदी के तट पर दोस्तों पड़ता है दैमाबाद। दैमाबाद दोस्तों, अगर इससे पहले आपने वीडियो देखा है तो आपको पता भी होगा, दैमाबाद में दोस्तों तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। क्या मिला था दोस्तों, तांबे का रथ मिला हुआ था। कहाँ, दैमाबाद में, वहीं पर। तो दैमाबाद में दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में, ये दक्षिण साइड में। और इधर दोस्तों चले जाइए कहाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला दोस्तों, मेरठ। मेरठ में एक स्थान पड़ता है दोस्तों आलमगीरपुर। कौन सी नदी के किनारे, तो हिंडन नदी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है, कौन सी नदी और किस नदी के तट पर है दोस्तों। तो ये दोस्तों हिंडन नदी है। हिंडन नदी के तट पर दोस्तों पड़ता है, पास पड़ता है आलमगीरपुर। कौन सा जिला है दोस्तों, मेरठ जिला है। और जो प्रदेश है दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों यहाँ तक सभ्यता फैली हुई है। और इधर पश्चिम में चले आइए दोस्तों तो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में दोस्तों पड़ता है सुध कांगेडोर। एक स्थान पड़ता है सुध कांगेडोर। कौन सी नदी दोस्तों, दास नगरी, दास नदी है दोस्तों। यहाँ इसके पास में पड़ता है सुध कांगेडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में दोस्तों। वहाँ तक दोस्तों ये सभ्यता फैली हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों देख लेंगे, है ना दोस्तों। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो इसकी दूरी भी हमने बता दी, एक उत्तर से दक्षिण में 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में 1600 किलोमीटर, है ना। दक्षिण में नदी कौन सी दोस्तों, दक्षिण में दैमाबाद नदी पड़ती है, गोदावरी, ठीक है दोस्तों। और जो प्रदेश है वो महाराष्ट्र। यहाँ पर हिंडन नदी, आलमगीरपुर, मेरठ और उत्तर प्रदेश। यहाँ जम्मू कश्मीर, मांडा और जिला अखनूर जिला दोस्तों है। बलूचिस्तान, सुध कांगेडोर कौन सी नदी है, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। दास्क नदी, ठीक है, पूछेंगे सुध कांगेडोर कौन सी नदी के तट पर है या कौन सी नदी के पास में है। तो कौन सी नदी है वो दोस्तों, दास नदी है। कहाँ पर है, बलूचिस्तान में हिंडन नदी। और यहाँ हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में दोस्तों पड़ती है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देख लीजिए स्थल जो आसपास प्राप्त हुए दोस्तों। तो ये हड़प्पा है दोस्तों, इसके पास के ये सभी स्थल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मोहनजोदड़ो है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये धौलावीरा है। तो ये सभी स्थान इसमें दिए हैं। राखीगढ़ी है, रोपण है पंजाब में दोस्तों, ये कालीबंगा राजस्थान में है। तो ये सभी स्थान दोस्तों दिए गए हैं। अब ये देखेंगे चीन की सभ्यता। अब इसमें दोस्तों बताया गया कि जितनी भी सभ्यताएं हैं, या वो चीन की सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, जितनी सभ्यताएं दोस्तों हैं, इन सभ्यताओं से लगभग अगर हम मिला लें, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो था वो मेसोपोटामिया एवं मिस्र की सभ्यता को जब मिला लिया जाता है, यानी दोनों को संयुक्त अगर कर लिया जाए क्षेत्रफल में, इससे भी 12 गुना बड़ा था दोस्तों। ये जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को अगर मिला लिया जाए, इससे कितने गुना था, 12 गुना दोस्तों बड़ा था। कितने गुना, 12 गुना दोस्तों बड़ा था। ये हड़प्पा काल की जो सभ्यता थी दोस्तों, वो कितने गुना बड़ी थी, वो दोस्तों 12 गुना बड़ी थी। सिंधु सभ्यता का दोस्तों अभी विस्तार हमने जान ही लिया है कि जो उत्तर में किधर था दोस्तों, उत्तर में मांडा और दक्षिण में कैसा था दोस्तों, दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश और जो सुध कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान तक फैला हुआ था। ये सभी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अधिकतर आते हैं।
अफगानिस्तान, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। अफगानिस्तान में एक स्थान पड़ता है सुतगोई, एक पड़ता है मुंडिका। दो स्थान ऐसे हैं, ये सिंध सभ्यता के स्थान के क्षेत्र में दोस्तों नहीं आते हैं, इसको याद रखना, कई बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ। ये स्थान के ये दो स्थान है, ये नहीं आते हैं। यहाँ से यहाँ से जो हड़प्पा कालीन जो अवशेष तो प्राप्त हुए हैं दोस्तों, अवशेषों में मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मुहरें प्राप्त हुई हैं, मृदभांड भी दोस्तों मिले हैं, यानी जो मटके भी मिले हैं। लेकिन इससे जिससे अनुमान होता है, यह अनुमान लगाया जाता है, यह क्या दोस्तों व्यापारिक एक अफगानिस्तान से क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक व्यापारिक जो है जो उपनिवेश हासिल करने के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, यहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान दोस्तों किया जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये एग्जाम में दोस्तों कई बार एग्जाम में आया है। अब क्या देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम ये चीज़ देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि कौन से स्थान दोस्तों किस देश में और किस राज्य में कौन कौन सा स्थान मिला। तो ये भी इम्पोर्टेंट हमें जानकारी दोस्तों होनी चाहिए, तो इसको हम पढ़ लेंगे, जिससे कि यहाँ पर भी इसका भी कोई भी उत्तर ऐसा ना हो जिसके बारे में हमें जानकारी दोस्तों ना हो पाए। तो देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले देख लेंगे दोस्तों अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में दोस्तों सुरतगई एवं मुंडिकाक, ये मुंडिकाक के कुछ जो हिस्से हैं, मुंडिकाक, सुरतगई और कंधार प्रांत, ये दोस्तों क्या है, अब ये हड़प्पा सिंध काल तक फैले हुए थे, वहाँ तक दोस्तों इसके जो अवशेष हैं दोस्तों, हड़प्पा कालीन अवशेष जो मिले हुए हैं। फिर दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान में मेहरगढ़ है दोस्तों, राना गुंडाई है, डाबरकोट है, बालाकोट है, सुत कांगेडोर है, यहाँ से दोस्तों पाकिस्तान बलूचिस्तान से भी साक्ष्य मिले हुए हैं। पंजाब में दोस्तों कौन से स्थान है जहाँ से साक्ष्य मिले हुए हैं, तो पंजाब में एक स्थान सबसे इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों हड़प्पा, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये जो हड़प्पा है वो दोस्तों कहाँ पर, अब याद रखना काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में आ चुका है, पंजाब में जो हड़प्पा है जो पाकिस्तान में पंजाब पड़ता है वहाँ पर है, यानी हड़प्पा जो स्थल है वो दोस्तों कहाँ, पाकिस्तान में है, याद रखना। कहाँ पर खोजा गया था दोस्तों, पाकिस्तान में खोजा गया था जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो ये दोस्तों, फिर उसके बाद में कौन सा दोस्तों, जलीलपुर है, देरावर है, सराय कोला, ये स्थान है कौन से, पंजाब जो अब पाकिस्तान में है दोस्तों। सिंध जो सिंध क्षेत्र है पाकिस्तान का, जो सिंध क्षेत्र था वहाँ पर कौन कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और चौंदड़ो, ये जो 3 स्थान है वो दोस्तों प्राप्त हुए हैं सिंध क्षेत्र से, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से। जम्मू कश्मीर पता ही दोस्तों कौन सा क्या मिला हुआ है, मांडा, और उसके पश्चात में पंजाब में दोस्तों एक स्थान पड़ता है रोपड़, फतेहगढ़, कोटला, ये 3 स्थान हैं दोस्तों जहाँ से क्या हुआ दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा कालीन दोस्तों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हरियाणा में दोस्तों देख लेंगे, हरियाणा में बनावली है, हिसार है, राखीगढ़ी है, कुरुक्षेत्र है, भगवानपुर है, ये 4-5 क्षेत्रों से क्या हुआ दोस्तों हड़प्पा कालीन अवशेष दोस्तों प्राप्त हुए। अब राजस्थान, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान से कौन कौन से स्थान, तो राजस्थान में दोस्तों हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ जिले में एक स्थान स्थित कालीबंगा, कांच की चूड़ियाँ, यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर कालीबंगा में, अभी इसके पश्चात में दोस्तों हम अलग अलग इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे कौन कौन से स्थानों से क्या क्या दोस्तों प्राप्त हुआ हमें। तो कालीबंगा क्या था दोस्तों, यहाँ पर एक ये मान लीजिए यहाँ पर एक बाजार क्षेत्र था जो जहाँ पर जो है सभी सामानें मिले हुए, यहाँ पर चूड़ी मिले हुए, कंगन मिले हुए, शीशा कंघा सब कुछ मिले हुए यहाँ से कालीबंगा में दोस्तों। तो ये एक ऊपरी क्षेत्र पर दोस्तों ये क्षेत्र था, और यहाँ पर जो कॉस्मेटिक की सारी सामानें दोस्तों मिली हुई हैं, कहाँ, कालीबंगा दोस्तों मिली हुई हैं ये राजस्थान में। और कौन कौन सा था, उदयपुर था दोस्तों, बालाथल था, गणेश्वर था, इन स्थानों से दोस्तों हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हुए हैं। अब आ जाइए दोस्तों पूरब में उत्तर प्रदेश में स्थान पड़ता है मेरठ में आलमगीरपुर से दोस्तों साक्ष्य मिले हुए हैं, जो कि सबसे दोस्तों पूर्वी क्षेत्र है। सहारनपुर में 2 स्थान है, एक है बड़गांव व हुलास, ये दो क्षेत्रों से भी दोस्तों हड़प्पा कालीन अवशेष दोस्तों प्राप्त हुए हैं। गुजरात, अब गुजरात में देख लेते हैं, गुजरात में धौलावीरा है, सुटकोता है, बीसलपुर है, लोथल है,
रंगपुर है। लोथल दोस्तों क्या है, यह एक बंदरगाह था। यह हड़प्पा कालीन दोस्तों बंदरगाह था और यहाँ से बहुत से दोस्तों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कौन से स्थान से क्या क्या साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुए हैं। तो देखना ना भूलिए दोस्तों वो वीडियो। इसके पश्चात में वो वीडियो आपको दोस्तों प्रोवाइड कराया जाएगा। इस वीडियो को दोस्तों 2 या 3 बार आप देखिए, ये पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा, टॉपिक आपको अच्छी तरीके से दोस्तों याद हो जाएगा। महाराष्ट्र भी कंप्लीट कर लें। महाराष्ट्र में दोस्तों क्या है, एक स्थान है दैमाबाद। दैमाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहाँ पर पाषाण कालीन जो दोस्तों साक्ष्य भी मिले, यानी तांबे का रथ, यानी ताम्र पाषाण काल में भी तांबे का रथ यहाँ पर दोस्तों प्राप्त हुआ था। तो ये कहाँ पर दोस्तों, महाराष्ट्र में है। यहाँ से भी हड़प्पा कालीन दोस्तों साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था पार्ट फर्स्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं और इसके पश्चात में आएगा पार्ट सेकंड और उसके पश्चात में MCQ टाइप क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जिससे आपका पूरा ये सिलेबस दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कहानी वाइज आप याद कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों चार्ल्स मैसन आए थे और उसके पश्चात में कर्नल अलेक्जेंडर बर्न आए थे और उसके पश्चात में 2 बंधु थे, जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन, है ना। कराची से लाहौर में जो रेल लाइन बिछा रहे थे उनको अवशेष प्राप्त हुए। उसके पश्चात में क्या होता, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में पुरातात्विक विभाग का जो है नींव पड़ती है दोस्तों। और उसके पश्चात में 63 में ही 2 वर्षों के पश्चात यानी 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या किया, पल्लवरम नामक स्थान से पुरातात्विक पाषाणकालीन पुरातात्विक साक्ष्य दोस्तों प्राप्त किया। और उन्हीं के दोस्त थे दोस्तों, कौन थे, किंग, विलियम किंग, जो कि पल्लवरम से दोस्तों क्या करते हैं, तांबे के टुकड़े दोस्तों प्राप्त करते हैं। तो उसके पश्चात में दोस्तों जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 2 लोग होते हैं दोस्तों। कौन रहते हैं, वो रहते हैं दयाराम साहनी जी। और कौन रहते हैं दोस्तों, राखाल दास बनर्जी थे। इन्होंने क्या किया, 2 जो महत्वपूर्ण नगर हैं उनकी खोज की। एक हड़प्पा की खोज की और दूसरे दोस्तों राखाल दास बनर्जी ने क्या किया, RD बनर्जी ने दोस्तों 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। उसके पश्चात में अर्नेस्ट मैके और काफ़ी लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे करके बहुत से स्थानों को खोजा और इन स्थानों की चर्चा दोस्तों हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और दोस्तों अवश्य लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जब दोस्तों वीडियो को लाइक करके ही जाइए, जिससे कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम अगली जो वीडियो आपके लेकर आएँ और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से उसको डिस्क्राइब कर पाएँ और अच्छी तरीके से नोट्स बना पाएँ। और ये नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों केवल आपको इतना काम करना है, प्लीज़ और प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर कर दीजिए। बस इतना ही आपको काम करना है और इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए दोस्तों। आपको हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से दोस्तों याद हो जाएगा और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो आपने अपना इतना कीमती समय दोस्तों हमको दिया, इसके लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।